ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो, लास्ट क्लास के अंदर हमने WBC पढ़ा था। WBC का पूरा नाम क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल। तो आज हम पढ़ेंगे रुधिर प्लेटलेट्स। ठीक है, रुधिर प्लेटलेट्स को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। इसका दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स। दूसरा नाम इसका थ्रोम्बोसाइट्स। इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये मनुष्य के अंदर और अन्य स्तनधारी वर्ग के रक्त में पाया जाता है। एक तो मनुष्य के अंदर पाई जाती है प्लेटलेट्स, और कोई भी अगर स्तनधारी जीव है उसके रक्त में पाई जाती है। एक तो मनुष्य के अंदर, और एक स्तनधारी चाहे व्यक्ति हो चाहे वो जीव हो, तो कहने का मतलब क्या है कि उसके अंदर पाई जाती है। उसके बाद इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है, जो संरचना होती है, वो क्या होती है? इसकी प्लेटलेट्स की वो गोल गोल होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि संरचना क्या होती है? गोलाकार होती है। ठीक है, संरचना गोलाकार होती है। और उसके बाद इसमें केंद्रक पाया जाता है कि बताओ? केंद्रक नहीं पाया जाता। इसके अंदर केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, और अगर बात करें तो इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? एक बात और याद रखना, WBC का निर्माण भी कहाँ होता है? बताओ बताओ, कहाँ होता है? हैं? मैं पूछ रहा हूं, रुधिर प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। फिर मैंने पूछा WBC का निर्माण कहाँ होता है? बताओ। कल तक मैंने आपको WBC लिखवाया था, और इस WBC का निर्माण कहाँ कहाँ होता है? इसका निर्माण कभी कभी अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है, और कभी कभी लीवर में होता है, और कभी कभी प्लिया में होता है। लेकिन याद रखें कि रुधिर प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, और RBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं बताओ? RBC को कब्रिस्तान भी कहते हैं। ठीक है, किसको? प्लीहा को। उसकी जीवन अवधि कितनी होती है? 120 दिन होती है, जबकि WBC की जीवन अवधि 10 से 13 दिन। और अगर आपसे इसमें पूछे इसकी जीवन अवधि कितनी होती है? 6 से 7 दिन होती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसकी 1 वीक के आसपास होती है। कितनी होती है? 1 वीक। 1 वीक के आसपास इसकी जीवन अवधि होती है। आपको याद रखना है इस बात को भी। और आप कह सकते हैं कि 7 से 10 दिन भी हो सकती है। ठीक है, इसकी संख्या लगभग कितनी होनी चाहिए? इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए प्लेटलेट्स की? आपको बताना है। इसमें 2 से और 5 लाख कितनी होनी चाहिए? 2 से और 5 लाख तक होनी चाहिए। ठीक है, 2 से 5 लाख प्रति घन mm। 5 लाख प्रति घन mm। आपको इतना भी याद रखना है कि किस में होनी चाहिए? घन mm, मिलीमीटर में होनी चाहिए। इनकी संख्या 2 से 5 लाख प्रति घन mm होनी चाहिए। ठीक है, याद रखना है आपको इसको भी। उसके बाद शरीर में रक्त की कमी होने पर और शरीर के कट जाने पर रक्त के स्त्राव को रोकना इसका मुख्य कार्य है। मतलब कि अगर हम बात करें तो प्लेटलेट्स का मतलब क्या होता है? अगर कहीं से हम कट जाते हैं, फट जाते हैं, ठीक है, अगर शरीर का कोई भी अंग, शरीर का अंग कटने पर प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है। देखो, एक बात आपको याद रखनी है कि इसका मुख्य काम है ब्लड क्लॉटिंग। क्या है? ब्लड क्लॉटिंग। आपको याद रखना है इसको। ठीक है, तो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। ये क्या करता है?
रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायता करता है? रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। क्या करता है? रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो ब्लड का फंक्शन है, रुधिर का कार्य है, ब्लड का कार्य क्या है बताओ? ब्लड का दो कार्य है। ब्लड का कार्य देखो, ब्लड के दो कार्य हैं। सबसे पहला कार्य आपको याद रखना है, सबसे पहले तो ब्लड क्या करता है बताओ? ब्लड टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। आप एक बात याद रखना, अगर मान लो हमारे फीवर हो जाता है तो बुखार को कंट्रोल भी कौन करता है? ब्लड करता है। ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ब्लड। किसका काम करता है? सेकंड, ट्रांसपोर्टेशन का काम। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि परिवहन का काम भी कौन करता है बताओ? परिवहन का काम। ठीक है। और ताप नियंत्रण का काम भी कौन करता है? ठीक है, टेम्परेचर ही करता है। ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? ये भी ब्लड करता है। तो ब्लड के दो मुख्य कार्य हो गए, आपको याद रखना है इन दोनों को। उसके बाद रक्त का मुख्य कार्य हीमोग्लोबिन। आपने देखा होगा हीमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है बताओ? बताओ। लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है। और ये 95% ग्लोबिन कह सकते हैं इसको, और 5% रंजक हीम, मतलब हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बनाए। हीमो 5% और 95% होता है ग्लोबिन। उसके बाद रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन द्वारा वायुमंडल में अवशोषित ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाना। रक्त का मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन द्वारा। तो मुख्य मेन काम क्या है इसका? मुख्य कार्य क्या है देखो? मुख्य कार्य आपको लिखना है हीमोग्लोबिन द्वारा वायुमंडल से में ऑक्सीजन क्या करके क्या करता है? ऑक्सीजन को ये अवशोषित करके क्या करता है? भिन्न भिन्न ऊतकों तक पहुंचाता है। क्या करता है? भिन्न भिन्न ऊतकों तक पहुंचाना। किसका कार्य है बताओ? पहुंचाना किसका कार्य है? ये आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मुख्य कार्य हीमोग्लोबिन द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन अवशोषित करके शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाना, ये इसका मुख्य कार्य है। और रक्त जो होता है ना, रक्त पोषक पदार्थों, उत्सर्जी पदार्थों, हार्मोन्स आदि का परिवहन करता है। तो परिवहन में क्या कर सकता है? देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपको दो काम बताए। एक तो किसका काम कर रहा है? टेम्परेचर का। और दूसरा काम क्या कर रहा है? तो ट्रांसपोर्ट किसको कर रहा है? इसको कर रहा है ट्रांसपोर्ट। किसको कर रहा है? हीमोग्लोबिन से जो वायुमंडल में ऑक्सीजन जो अवशोषित है उसको भिन्न भिन्न ऊतकों तक पहुंचा रहा है। तो मतलब ट्रांसपोर्ट का काम हो गया। दूसरा काम क्या कर रहा है? टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है। टेम्परेचर को किससे कंट्रोल करता है? पोषक पदार्थों, उत्सर्जी पदार्थों, हार्मोन्स आदि का क्या करता है? मतलब परिवहन भी करता है और उसका ट्रांसपोर्ट भी करता है। और रक्षा में शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है। उसके बाद जो डब्ल्यूबीसी होती है ना, डब्ल्यूबीसी में क्या करता है? श्वेत रक्त कणिकाएं जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं, और प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने और घाव भरने का कार्य करती हैं। तो मेरी दो बात आपको समझ में आ गई होंगी कि रक्त का थक्का का मतलब क्या है? रक्त का थक्का का मतलब होता है घाव भरना। क्या होता है? घाव। अगर हम कहीं से कट जाते हैं, फट जाते हैं, तो क्या होता है बताओ? हमारा ब्लड रुकता नहीं है। क्या नहीं रुकता है? तो ब्लड को रोकने के लिए क्या है? इसका मतलब ब्लड को हम रोक कैसे सकते हैं? ब्लड को रोकने के लिए हमें
रक्त का थक्का होना करना होता है, मतलब कि घाव उसका भरना होता है, मतलब कि उसको कुछ टाइम के लिए उसमें ब्लड जो स्त्राव होता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन चलता रहता है, ब्लड जो बहता रहता है, उसको रोकना होता है। तो रक्त का थक्का का मतलब ये होता है। उसके बाद इसमें आता है ब्लड क्लॉटिंग। अब रक्त का थक्का है क्या, आपको ध्यान से सुनना है। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रुधिर स्कंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रुधिर स्कंदन बोलते हैं, रुधिर स्कंदन। रुधिर स्कंदन होता क्या है, ध्यान से समझो आप। यदि यदि कोई व्यक्ति एक्सीडेंट से या किसी नुकीली वस्तु से कट जाता है तो उसकी बॉडी से रक्त स्त्राव होता है। क्या होता है, रक्त स्त्राव होता है, रक्त बहता रहता है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, बताओ बताओ। इसको स्कंदन कहा जाता है। कहने का मतलब जो रक्त जो बहता है ना, वो ठोस पदार्थ के रूप में जम जाता है। कई बार आपने देखा है रक्त निकलते निकलते क्या होता है, जब रक्त निकलता है तो वो जम जाता है, मतलब कि अर्ध ठोस जो ब्लड है ना, ब्लड, वो ब्लड क्या हो जाता है, अर्ध ठोस के रूप में। मतलब कि अर्ध ठोस का मतलब होता है, जेली आपने देखी होगी, ठीक है, जेली आपने देखी होगी, ऐसा वो जम जाता है। इसे क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, खून का जमना। रक्त का स्कंदन एक जटिल प्रक्रिया होती है वैसे तो, ठीक है। जब शरीर से रक्त प्रवाहित होता है तब उसमें उपस्थित प्लेटलेट्स ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं। इससे क्रिया करती हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं, ठीक है। तो इसमें 3 शब्द आते हैं। एक आता है इसके अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन, एक आता है प्रोथ्रोम्बिन, और एक आता है इसके अंदर, देखो मैं यहां पर बता रहा हूं आपको, एक आता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, एक शब्द आता है थ्रोम्बो प्लास्टिन, एक दूसरा शब्द आता है इसमें Ca प्लस कैल्शियम। दूसरा क्या आता है, Ca को हम क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम। एक आता है प्रोथ्रोम्बिन, क्या आता है, प्रोथ्रोम्बिन। तीसरा आता है कैल्शियम। कितनी चीज आ गई, पहली प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, दूसरा आता है प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। और उसके बाद आता है फाइब्रिनोजेन। क्या आता है, फाइब्रिनोजेन। फिर आता है फाइब्रिन। चौथा आता है फाइब्रिनोजेन। पांचवा आता है फाइब्रिन। और छठा आता है रुधिराणु। कितने आ गए, 6 आ गए। आपको याद रखना है थ्रोम्बोप्लास्टिन, पहला है थ्रोम्बोप्लास्टिन, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा है कैल्शियम, फिर उसके बाद आता है थ्रोम्बिन। क्या आता है,
थ्रोम्बिन, ठीक है। फिर आता है फाइब्रिन, और फिर आता है उसके बाद रुधिराणु। तो थ्रोम्बिन और एक बच गया, ठीक है। तो इसमें सातवां भी लिख सकते हैं आप, खाली थ्रोम्बिन। ठीक है, तो उसके बाद आपको लिखना है, यहां तक आप नोट कर सकते हो इसको। मैंने आपको कितनी चीज बता दी इसके अंदर, बताओ, रुधिर प्लेटलेट्स के अंदर। जो रुधिर प्लेटलेट्स हैं इसको हम क्या कह सकते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी कह सकते हैं। खोल इसको। देखो इसके अंदर अब क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन आता है। रक्त का थक्का बनता कैसे है, रक्त का थक्का, देखो क्वेश्चन अगर आ जाए कि रक्त का थक्का कैसे बनता है, रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का कैसे बनता है, तो सबसे पहले इसमें ये जितनी भी मैंने आपको बताई है ना, ये सारी ब्लड क्लॉटिंग जो बताया मैंने आपको, इसमें 7 चीजें होती हैं। कितनी चीज होती हैं, सबसे पहले जो प्रक्रिया होती है वो होती है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या होती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन के बाद प्लस में ये रिएक्शन करती है किससे, प्रोथ्रोम्बिन से। किससे करती है, प्रोथ्रोम्बिन से। किससे रिएक्शन करती है, प्रोथ्रोम्बिन से। फिर प्लस में ये करती है कैल्शियम से। तो इससे बन जाता है क्या, इससे बन जाता है थ्रोम्बिन। क्या बन जाता है, थ्रोम्बिन। क्या बन जाता है, थ्रोम्बिन। मेरी बात समझ में आई आपको। देखो पहले जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो किस किस से रिएक्शन करता है, ये करता है प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम से रिएक्शन करके क्या बनाता है, खाली थ्रोम्बिन बनाता है। ठीक है, फिर उसके बाद थ्रोम्बिन किससे रिएक्शन करता है, थ्रोम्बिन रिएक्शन करता है किससे, फाइब्रिनोजेन से। किससे करता है, फाइब्रिनोजेन से रिएक्शन करता है, फाइब्रिनोजेन से रिएक्शन करता है। फिर ये बना देता है खाली थ्रोम्बिन। क्या बना देता है, उसके बाद बनाता है ये फाइब्रिन। क्या बनाता है, फाइब्रिन। ठीक है, मैं आपको इनको समझाऊंगा ये होते क्या है। फिर फाइब्रिन रिएक्शन करता है किससे, फाइब्रिन रिएक्शन करता है किससे, रक्त के अणुओं से, जिसको बोलते हैं रुधिराणु। ठीक है, फाइब्रिन किससे रिएक्शन करते हैं, रुधिराणु से। तो बन जाता है रक्त का थक्का, रक्त का थक्का। ठीक है, समझ में आ गया रक्त का थक्का कैसे बनता है।
देखो इसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है। सबसे पहले आपको लिखना है, देखो रक्त का स्कंदन का मतलब है कि जटिल प्रोसेस है। जब शरीर से रक्त प्रवाहित होता है तब उसमें उपस्थित प्लेटलेट्स वायु से क्रिया करती हैं, वायु से क्रिया करती हैं, ठीक है। तो वायु से क्रिया करने के बाद क्या होता है, इसके साथ ही थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, कैल्शियम की उपस्थिति में यह प्रोथ्रोम्बिन के साथ अभिक्रिया करके थ्रोम्बिन नामक पदार्थ बनाती हैं या पदार्थ का स्त्राव करती हैं। तो सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन का हिंदी अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन में लिखो आप रक्त प्लेटलेट से मुक्त एक एंजाइम। तो सबसे पहले आपको थ्रोम्बोप्लास्टिन लिखना है, ये क्या होता है। रक्त प्लेटलेट से मुक्त एंजाइम, मुक्त एंजाइम, मुक्त एंजाइम जो क्या करता है, देखो प्रोथ्रोम्बिन को, प्रोथ्रोम्बिन को किसमें बदलता है, थ्रोम्बिन में बदल देता है। समझ में आ गया। तो एक तरीके से क्या है, ये एक एंजाइम है ये। आगे आगे लिखो, थ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन क्या क्या करता है। पहले तो आपको लिखना है प्रोथ्रोम्बिन। देखो यहां पर जो थ्रोम्बी, इसका मतलब थ्रोम्बो का मतलब है ना एक तरीके से, अगर मान लो आपका पाइप लीक हो गया सपोज करो, तो थोड़ी देर के लिए आप क्या करेंगे, उस सुराख को रोकने के लिए कोई ना कोई मतलब क्या लगाएंगे। मतलब कि अगर आपके खून कहीं से बह रहा है तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, उस खून को रोकने के लिए हम कम टाइम के लिए, मतलब उस खून को रोकने के लिए कुछ ना कुछ इलाज करते हैं, जिसको कह सकते हैं एक तरीके से प्राथमिक उपचार। इसी प्रकार से प्राथमिक उपचार में जो काम आता है ना, जो हम मतलब जो रक्त स्त्राव हो रहा है, जो ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, उसको रोकने के लिए कम टाइम के लिए हम जो करते हैं उसको तो बोलते हैं पीटीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। समझ में आ गया, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो प्रोथ्रोम्बिन का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब पूर्व में जो किया जाता है ना, मतलब कटिंग जो होती है, जो खून बह रहा होता है, रक्त स्त्राव मतलब जो क्लोटिंग हो रही है, उसको प्रोथ्रोम्बिन कह सकते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, एक प्रोटीन होता है, इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन के अंदर एक प्रोटीन होता है जो फाइब्रिनोजेन को उत्प्रेरित करता है, फाइब्रिनोजेन को क्या करता है, उत्प्रेरित करता है, ठीक है। और फाइब्रिन नामक एक घुलनशील प्रोटीन तंतुओं के जाल में बदल जाता है। तो ये प्रोटीन जो होता है ये किस में बदल जाता है, तंतुओं के जाल में बदल जाता है, तंतुओं के जाल में।
आपने देखा होगा जब आप कहीं से कट जाते हैं, फट जाते हैं, अंदर क्या है, मांस सा निकलता है मांसपेशी के अंदर, तो उसमें तंतु से होते हैं। देखे होंगे आपने, धागे से निकलते हैं कटने के बाद, कभी देखा हो तो। उन तंतुओं का जाल जो होता है ना, वो उनको हम रुधिराणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुधिर के अणु बोलते हैं, रुधिराणु अंदर से निकलते हैं वो। ठीक है, इन रुधिराणु को हम कह सकते हैं कि जो ये फाइब्रिनोजेन जो होता है, ये फाइब्रिन के साथ काम करता है। तो ये रुधिर कणिकाएं फंस जाती हैं इस जाल में और रक्त का थक्का बन जाता है। ठीक है, तो इससे रक्त का थक्का बन जाता है। आपने देखा होगा रक्त में एक हिपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रक्त में एक हिपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, रक्त के अंदर पाया जाता है। ध्यान रखना, हिपेरिन नामक प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हिपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है इसके अंदर। किसके अंदर पाया जाता है? रक्त के अंदर पाया जाता है। हिपेरिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। ये क्या करता है? ये प्रोटीन ये रक्त को जमने से रोकता है। किसको रोकता है? रक्त को जमने से रोकता है। क्या करता है? रक्त को जमने से रोकता है। ठीक है, ये क्या करता है? रक्त को जमने से रोकता है। बात आ रही है कि नहीं आ रही, समझ बताओ। हिपेरिन नामक प्रोटीन जो होता है रक्त को जमने से रोकता है। और आपने देखा होगा जब अपन ब्लड डोनेट करते हैं रुधिर वाहिका में, रक्त को जमने से रोकने के लिए, रक्त को जमने से रोकने के लिए रुधिर वाहिका में, रुधिर वाहिका सुनिए आपने क्या होती है? रुधिर वाहिका ब्लड वेजल जिसमें रक्त को इकट्ठा किया जाता है, उसमें सोडियम या पोटेशियम ऑक्जिलेट मिलाया जाता है। रक्त को जमने से रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है उसमें? रुधिर वाहिका में पोटेशियम या सोडियम या पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम ऑक्जिलेट मिलाया जाता है। ठीक है, क्या मिलाया जाता है? रुधिर वाहिका में रक्त को रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है बताओ? पोटेशियम या सोडियम ऑक्जिलेट। और पोटेशियम और सोडियम को आपको याद रखना है। ठीक है, देखो सबसे पहले आज हम रुधिर प्लेटलेट्स के अंदर हमने ब्लड क्लॉटिंग पढ़ी, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं रुधिर वर्ग। रुधिर वर्ग के बारे में किसने पता लगाया? सबसे पहले रुधिर वर्ग के बारे में सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने पता लगाया था। किसने लगाया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। लैंडस्टीनर ने पता लगाया था। कब पता लगाया था? सन 1900 में। क्या पता लगाया था? कि मनुष्यों का रुधिर समान नहीं होता। मनुष्य का रुधिर क्या नहीं होता? समान नहीं होकर रुधिर वर्ग उनका अलग अलग होता है। हर मनुष्य का रुधिर अलग अलग होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रुधिर वर्ग कहते हैं, ब्लड ग्रुप कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लड ग्रुप। ये किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था 1900 में कि मनुष्य का रुधिर समान नहीं होता, भिन्न भिन्न होता है। और भिन्न भिन्न होता है, इस भिन्नता का कारण क्या है? इस मतलब कि हम कहें इसका मतलब कि अलग अलग क्यों होता है? तो जो आरबीसी होता है ना, आरबीसी रेड ब्लड सेल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल। एक तो ये है, और एक क्या होता है? आरबीसी। इसको आरबीसी बोल सकते हैं। एक होता है रेड ब्लड कार्पुसेल्स, कॉर्बू ठीक है, ये रक्त लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, क्या होती हैं? लाल रक्त जो कणिकाएं होती हैं उनके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इन आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है, जिस प्रोटीन को हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। क्या कहते हैं? इस प्रोटीन को हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब, मेरी बात समझना ध्यान से, कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या पता लगाया था? उसने ये पता लगाया था सन 1900 में कि सभी जो मनुष्य हैं उनका रुधिर वर्ग सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। तो आरबीसी के अंदर उन्होंने ये बताया कि जो आरबीसी में एक प्रोटीन होता है ना, जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। इस ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति से ही
इनका ब्लड ग्रुप क्या होता है, अलग अलग होता है। इस को हम कहते हैं एंटीजन। क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं इसको हम। क्या कहते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी, ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एंटीजन ए और एंटीजन बी, ये 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ठीक है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। वास्तव में अक्सर ए एवं बी 2 विभिन्न प्रकार की एंटीजनों को निरूपित करते हैं। लाल रुधिर अणुओं में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, कितने वर्ग पाए जाते हैं, 4 प्रकार के रुधिर वर्ग। आप ब्लड ग्रुप की अगर बात करें तो ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं बताओ, 4 प्रकार के होते हैं ब्लड ग्रुप। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला होता है ब्लड ग्रुप ए होता है, फिर होता है बी, फिर होता है ए बी, और फिर क्या होता है, ओ होता है। क्या होता है, इस ओ को यहां लिख रहा हूं। ठीक है, आप ध्यान दो कि जो ब्लड ग्रुप ओ है ना, वो क्या है, ओ मतलब कि डोनर है, ये यूनिवर्सल डोनर है, ये सभी को डोनेट कर सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है। और जो ए बी है वो यूनिवर्सल क्या है, रिसीवर है, मतलब कि ग्राही है, सर्वग्राही। तो इसे क्या बोलते हैं, सर्वदाता रुधिर बोलते हैं इसको। ओ क्या होता है, सर्वदाता रुधिर होता है, सबको रुधिर दे सकता है, ये सबका ले सकता है, इसलिए सर्वग्राही, सबका ग्रहण कर सकता है। ठीक है, मेरा क्या है, सर्वग्राही है, ए बी है मेरा। ठीक है, सर्वग्राही रुधिर, तो मैं सबका रुधिर ले सकता हूं। मतलब मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो ए बी होता है ना वो सर्वग्राही होता है, और जो ओ होता है ना वो क्या होता है, सर्वदाता होता है। उसके बाद आगे जो ए होता है ना, ए ये केवल एंटीजन ए में ही पाया जाता है। ठीक है, और केवल बी मतलब कि एंटीबॉडी बी और एंटीजन केवल बी में ही पाया जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनो यहाँ पे एक बार, जो ये है ना, ये एंटीजन किस में होता है बताओ, ये इसको हम एंटीजन ए कहेंगे। क्या कहेंगे, एंटीजन ए कहेंगे। और एंटीबॉडी किसको कहेंगे, एंटीबॉडी बी कहेंगे। मेरी बात आपको कुछ समझ में आई। ठीक है, तो चलो मैं यहां लिख देता हूं इनको। अगर हम बात ए की करें, ए ब्लड ग्रुप की करें, तो यहां मैं लिख रहा हूं दोबारा से इसको, ब्लड ग्रुप को, ब्लड ग्रुप मैं इधर लिख रहा हूं एंटीजन, और इधर लिख रहा हूं मैं एंटीबॉडी। एंटीजन, एंटीबॉडी और ब्लड ग्रुप। कौन कौन से ब्लड ग्रुप है बताओ, ए है, बी है, और ए बी है, और क्या है, ओ है। तो कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के हो गए। फिर से लिख दिया मैंने यहाँ पर क्योंकि तो जगह वहां पर कम थी। ठीक है, आप मुझे एक बात बताएं सबसे पहले कि एंटीजन जो होगा वो केवल ए में होगा, और एंटीजन जो होगा केवल ये बी में होगा। तो आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो। देखो यहां मैं नीचे लिख रहा हूं एंटीजन ए, जो ए वाला है ना, मैंने कहा ना एंटीजन किसे कहेंगे हम, एंटीजन उसे कहेंगे आरबीसी के अंदर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, और ये ग्लाइकोप्रोटीन को हम एंटीजन कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई नहीं। तो एंटीजन मतलब जिसमें ए ब्लड ग्रुप ए किसमें हो सकता है, जिसमें एंटीजन क्या होगा, ए होगा। ठीक है, और एंटीजन बी क्या होगा, जिसमें एंटीजन बी होगा। और ए बी किसमें होगा, जिसमें एंटीजन ए व बी दोनों होंगे। ठीक है, और ओ किसमें होगा, इसमें एंटीजन अनुपस्थित होगा कि नहीं होगा बताओ, अनुपस्थित होगा। मतलब कि इसमें ए और बी कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा, इसके अंदर ए और वे बी दोनों क्या पाए जाएंगे, एंटीबॉडीज पाए जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई। एंटीजन ए में क्या होगा, इसमें एंटीबॉडी ए क्या होगी बताओ, अनुपस्थित होगी, मतलब कि ए होगी ही नहीं। मतलब एंटीजन ए नहीं होगा, क्या होगा, एंटीबॉडी ए होगी।
एंटीजन बी नहीं होगा, एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी। इसमें एंटीजन ए व बी होंगे तो इसमें एंटीबॉडी क्या होगी, ए और, मैं इसको स्मॉल से दर्शा देता हूं, एंटीबॉडी ए बी और ए बी, और इसमें ए व बी क्या होंगे, दोनों होंगे, लेकिन इसमें एंटीजन क्या होगा, अनुपस्थित होगा। तो ये बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसको आप यहां तक नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है और यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से आपके ये सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में जो आते हैं, ठीक है। इन चारों ब्लड ग्रुप्स को आपको याद रखना है, ठीक है। इन ब्लड ग्रुप को आपको याद रखना है। उसके बाद देखो प्लाज्मा में क्या होता है, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जो ग्लोबुलिन प्रोटीन द्वारा बनता है, जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। अभी तक मैंने आपको किसके बारे में बताया, मैंने आपको अभी तक इसके बारे में बताया, एंटीजन के बारे में। किसके बारे में बताया, एंटीजन तो आरबीसी के अंदर, किसके अंदर, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, एंटीजन तो आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। बात आ रही समझ में। लेकिन अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्या, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना, एंटीबॉडी किसे कहते हैं। देखो प्लाज्मा के अंदर किसके अंदर, मैंने आपको प्लाज्मा में पढ़ाया था, प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे ग्लोबुलिन प्रोटीन कहते हैं। प्लाज्मा के अंदर भी क्या पाया जाता है, एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन कहते हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन कहते हैं। इस प्रोटीन को हम क्या कह सकते हैं बताओ, एंटीबॉडी कह सकते हैं। बताओ ये बात समझ में आ गई कि ना आगे बताओ। देखो दो चीज हैं, अगर आरबीसी के अंदर प्रोटीन पाया जाए और उस प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाए, उस ग्लाइकोप्रोटीन को एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, लेकिन याद रखना एंटीबॉडी किसे कहेंगे, एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन पाया जाए और उस प्रोटीन को ग्लोबुलिन प्रोटीन कहें तो उस बात को हम एंटीबॉडी कहते हैं। क्लियर है दोनों डाउट, एंटीजन और एंटीबॉडी, डिफरेंस बिटवीन एंटीबॉडी और एंटीजन, ठीक है। मतलब क्या है इन दोनों का, एंटीजन तो मतलब क्या है, देखो यहां से समझ लो आप, ब्लड ग्रुप मतलब कि ए बी और ए बी, लेकिन ओ जो है ना यहाँ पर एंटीजन ए बी अनुपस्थित है, ओ में अनुपस्थित है, मतलब कि ओ जब नाम ही ओ आ गया तो आप बताओ क्या ओ में क्या ए बी होगा क्या, सिंपल सी बात है। इसमें तो क्या होगा, स्मॉल ओ होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, ए बी नहीं होगा। बात क्लियर है ना दोनों, ठीक है। तो इसका पता लगाया किसने, कार्ल लैंडस्टीन ने रुधिर वर्ग का। तो इसके अंदर दो चीजें हमने पढ़ ली, एक तो ब्लड ग्रुप और ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी। उसके बाद आगे चलते हैं, किसी रुधिर वर्ग में मतलब कि किसी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी एवं एंटीजन उपस्थित होते हैं जिसे मानव रक्त में कोई भी रक्त अभिलेषण नहीं होता है, ठीक है। तो एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी के साथ एंटीबॉडी बी अनुपस्थित होता है। यदि रक्त के आदान प्रदान में ऐसे रक्त वर्ग को मिला दिया जाता है जिसमें एंटीजन एवं एंटीबॉडी समान हो तब रक्त का थक्का बन जाता है। यह क्रिया अभिलेषण कहलाती है। तो मैं आपको अगला पॉइंट पढ़ाने वाला हूं, अभिलेषण। क्या पढ़ाने वाला हूं, अभिलेषण। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अभिलेषण किसे कहते हैं, एक बात बताओ आप, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, मान लो कि मेरा ब्लड ग्रुप ए बी माइनस है, ठीक है। ये भी प्लस में भी होते हैं माइनस में भी होते हैं ना, ए बी नेगेटिव बी पॉजिटिव। अगर मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो एक बार बताओ, मैंने अभी आपको ये बात बताई थी ए बी वाला सर्वग्राही क्यों है, सबका ले सकता है ना, क्यों ले सकता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी अनुपस्थित है, ओ के अंदर ए बी दोनों है, क्या है इसके अंदर, ये एंटीबॉडी तो दोनों है। समझना बात को ध्यान से, क्यों ले सकते हैं और क्यों दे सकते हैं। अगर मान लो कोई ए बी, कोई व्यक्ति ए है, या कोई व्यक्ति मान लो, मैंने मान लिया रवि है, ये रवि इस श्याम से रक्त ले सकता है क्योंकि इसका ब्लड ग्रुप ए बी है और इसका ब्लड ग्रुप क्या है, श्याम का ए है।
तो जब ए बी इसके पास ऑलरेडी है तो ए वाला और बी वाला अगर रक्त की क्लोटिंग हो जाती है, रक्त का थक्का बन जाता है, उसको ब्लड की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि उसका ब्लड मतलब बह चुका है, तो इसका मतलब कि ए वाले को ले सकता है ना, सर्वग्राही है ना ये। और ये मान लो कि कोई व्यक्ति कौन श्याम है या फिर कोई व्यक्ति विजय है, उस व्यक्ति का भी ब्लड ग्रुप को मान लो बी है तो इसको बी को भी ले सकता है क्योंकि ए और बी दोनों है इसके अंदर। लेकिन मेरी बात आप ध्यान से सुनना, ये ओ वाले का भी ले सकता है क्योंकि ओ के पास क्या है, ओ के पास एंटीबॉडी तो है, ए प्लस बी दोनों है ना, इसके पास एंटीबॉडी, एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी है। यदि एंटीजन व एंटीबॉडी दोनों ग्रुप में समान मिल जाए, मतलब दोनों का ग्रुप समान मिल जाए, यदि एंटीबॉडी व एंटीजन दोनों अगर समान मिल जाते हैं तो उस प्रक्रिया को कहते हैं अभिलेशन। समझ में आ गया ना अभिलेशन क्या है? तो देखो अभिलेशन का मतलब क्या होता है, रक्त के आदान प्रदान में ऐसे रक्त वर्ग को मिला दिया जाता है जिसमें एंटीजन या एंटीबॉडी समान हो, तब रक्त का थक्का बन जाता है। ये क्रिया अभिलेशन कहलाती है। इसको हम इस तरीके से इंग्लिश में एग्यूटिनेशन भी कह सकते हैं या क्लम्पिंग भी कह सकते हैं। इसको इंग्लिश में क्लम्पिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लम्पिंग कहते हैं। आप मेरी बात ध्यान से सुनना। एक बात और बता दूं मैं आपको, यदि किसी व्यक्ति के रुधिर में, यदि किसी व्यक्ति की बॉडी में अगर आप अभिलेशन के अलावा, कहने का मतलब अगर आप गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दें तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसकी मृत्यु हो सकती है, ध्यान रखना है आपको। तो इस परिस्थिति में रक्त प्राप्त करने वाले की मृत्यु हो जाती है, रक्त देने वाले की नहीं, रक्त प्राप्त करने वाले की मृत्यु हो जाती है। समझ में आ गई मेरी बात? अगर ब्लड ग्रुप गलत चढ़ा दिया जाए तो कार्ल एंड स्टीलर ने इस बात का पता लगाया कि किसमें एंटीजन ए है, किसमें एंटीजन बी है, तो इस एंटीजन बी और ए के कारण ही इस ब्लड ग्रुप का निर्माण किया। ठीक है, तो यहां तक आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये तो बता ही दिया होगा कि इसके अंदर अभिलेशन के बारे में, एंटीजन के बारे में, एंटीबॉडी के बारे में। इसके बाद अपन पढ़ेंगे और आगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट और पढ़ने वाले हैं। देखो अगला पॉइंट क्या आता है। अगला पॉइंट इसके अंदर हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा पता है? हमने अभी तक ब्लड क्लॉटिंग पढ़ा। क्या पढ़ा? ब्लड क्लॉटिंग। क्या पढ़ा है अभी तक हमने? ब्लड क्लॉटिंग पढ़ा है। और क्या पढ़ा है हमने? एंटीजन एंटीबॉडी पढ़ ली। और क्या पढ़ लिया? और क्या पढ़ लिया बताओ? क्लम्पिंग पढ़ा। क्या पढ़ा है? क्लम्पिंग। अब अगली हेडिंग आपको डालनी है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलस। देखो एक अगला पॉइंट आता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या लिखा है मैंने? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। फीटलिस। ध्यान से समझना, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ध्यान से सुने, दो कैंडिडेट है, माता और पिता। माता और पिता। माता और पिता। ठीक है, क्या है? माता और पिता। माता का रक्त भी RH प्लस है, RH प्लस, और पिता का रक्त भी क्या है? RH प्लस। दोनों से क्या होगा? जो संतान होगी ना, या तो वो क्या होगा, वो संतान यहां पर उसका जन्म तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जन्म। लेकिन जन्म के तुरंत मर जाएगी। क्या हो जाएगा? जन्म के बाद तुरंत मृत्यु। क्या जाती है? तुरंत मृत्यु।
या उसके गर्भ में ही यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, माँ के गर्भ में। क्यों हो जाती है? क्योंकि दोनों का फैक्टर क्या है? सेम है। मेरी बात समझ में आई ना आपको? यदि माता का फैक्टर भी RH प्लस है और पिता का फैक्टर भी क्या है, तो जो उनसे होने वाली संतान है ना, जन्म के समय तुरंत मर जाती है या गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। इस विधि को हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। क्लियर, समझ में आ गया नहीं? ठीक है। यदि पिता का रक्त RH प्लस हो, माता का भी रक्त भी RH प्लस हो, तो प्रथम संतान सामान्य तो होगी, मतलब हो तो जाएगी, लेकिन उसके बाद जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले गर्भावस्था में अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। इसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि RH प्लस क्या होता है। ठीक है, RH प्लस क्या होता है, मेरी बात को आप गहराई से सुनना है। RH एक फैक्टर होता है। क्या होता है? RH एक फैक्टर। तो इसका पता किसने लगाया? सबसे पहले इसका पता कार्ल लैंडस्टीनर ने पता लगाया, लेकिन इसके साथ एक व्यक्ति और जुड़ गया जिसका नाम था वीनर। क्या नाम था? वीनर। कितने व्यक्ति हो गए? एक तो कार्ल लैंडस्टीनर और एक क्या हो गया? वीनर। तो RH फैक्टर का किसने पता लगाया? सन 1940 में पता लगाया। सन 1940 में। कब पता लगाया? सन 1940 में पता लगाया। ठीक है, सन आपको याद रखना है। और उसका पता कब लगाया बताओ? उसका पता 1900 में लगाया रुधिर का। और रुधिर फैक्टर का पता कब लगाया? 1940 में। जो इसका पता लगाया था ना, एक रीसस बंदर से इसकी खोज की गई थी। किससे की गई थी? रीसस बंदर में। रीसस बंदर के अंदर इस फैक्टर का पता लगाया था। ठीक है, रीसस बंदर में विशेष प्रकार के प्रोटीन के रूप में RH कारक की खोज की। प्रोटीन के रूप में। किसके रूप में? रीसस बंदर के अंदर प्रोटीन से इसकी खोज की गई। बात समझ में आ गई? RH मतलब रुधिर फैक्टर का सन 1940 में ईस्वी में रीसस बंदर में विशेष प्रकार के प्रोटीन के रूप में RH कारक की खोज की, जो प्रतिजैविक से संबंधित होता है। इसलिए इन एंटीजन का नामकरण RH कारक किया गया। जो किससे? ये एंटीजन से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था ये? बात समझ में आ गई कि नहीं? आगे बताओ, कौन था एंटीजन से रिलेटेड? बताओ। RH कारक था। एंटीबॉडी से रिलेटेड नहीं है। किससे रिलेटेड है? एंटीजन, जिसको हिंदी में प्रतिजैविक भी कहते हैं। आप भूल मत जाना, वहां पर प्रतिजैविक आएगा गारंटी के साथ। हिंदी में देगा वो, इंग्लिश में देगा ही नहीं आपको। जिन व्यक्ति के रक्त में प्रोटीन नहीं पाया जाता है उन्हें RH माइनस कहते हैं। जिनके रक्त में प्रोटीन पाया जाता है उसे RH प्लस कहते हैं। ठीक है, RH प्लस रक्त वाले व्यक्ति RH प्लस वाले व्यक्ति को ही रक्त दे सकता है। तो मेरी बात को अब ध्यान से सुन लो। जिन व्यक्तियों के रुधिर में क्या पाया जाए? प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन पाया जाता है, उन्हें ही तो क्या कहते हैं? RH प्लस फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? और RH माइनस किसे कहते हैं बताओ? जिन्हें नहीं पाया जाता, तो आपको पूरा लिखना है। प्रोटीन नहीं पाया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं? RH माइनस कहते हैं। तो याद रखना, RH प्लस अगर जिसका मान लो रुधिर फैक्टर है तो वो RH प्लस वाला ही दे सकता है, अगर नहीं है तो नहीं दे सकता। मेरी बात आ रही, समझ में नहीं आ रही है? तो याद रखना है आपको, है ना। यदि पिता का रक्त RH प्लस और माता का रक्त RH माइनस हो तो उनसे होने वाली संतान क्या होगी? सामान्य होगी और उसकी डेथ नहीं होगी। क्लियर है ना? तो उसको बोलते हैं एंटी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ठीक है, जिन व्यक्ति के रक्त में प्रोटीन नहीं पाया जाता उन्हें क्या कहते हैं? RH माइनस। जिनके रक्त में प्रोटीन पाया जाता है उन्हें RH प्लस कहा जाता है। RH प्लस रक्त वाला व्यक्ति RH प्लस वाले व्यक्ति को ही रक्त दे सकता है। तो आज तक हमने बायोलॉजी में इसके अंदर संयोजी ऊतक को कंप्लीट कर लिया है। किसके साथ? थर्ड, रुधिर प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स के साथ।
तो इसके अंदर हमने आज तक 3 चीजें पढ़ी, ब्लड क्लॉटिंग पढ़ी और ब्लड ग्रुप पढ़ा और ब्लड फैक्टर पढ़ा। ठीक है, तो इन 3 चीजों के साथ ही आगे हम नेक्स्ट टिश्यू पढ़ेंगे जिसका नाम है वास्तविक संयोजी ऊतक। वो हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।